स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने क्लास 12 की फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी के कई सारे पार्ट है, कई सारे टॉपिक है, उसमें से फर्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब जैसे यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रो, यानी इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर अवस्था में, यानी जहां पर आवेश स्थिर अवस्था में हो उस शाखा को, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को अपने स्थिर वैद्युतिकी कह सकते हैं। या सीधा कह लो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश व इसके विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपने कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब दो तीन चीजें यहां पर आती है अपने माइंड में कि अगर आवेश स्थिर आवेश है तो क्या होगा, और अगर आवेश गतिशील हो जाता है, गति करना प्रारंभ कर देता है तो क्या होगा, कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो अगर स्थिर आवेश है तो हमेशा और हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि एक सदिश राशि है, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं अपने। यानी स्थिर आवेश है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर आवेश गतिशील है तो उसमें दो चीजें आती है। पहला कि उसका वेग नियत है, अगर वेग नियत है, और दूसरा वेग नियत नहीं है, यानी त्वरित गति जिसको अपने कह सकते हैं, त्वरित गति कह सकते हैं। वेग नियत है और दूसरे में एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलेशन है, या इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसके बारे में अगर देखें अपने कि नियत वेग है तो अपने कहेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और अगर एक्सीलरेटेड मोशन है, अगर त्वरित गति है, तब अपने कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तीन चीजें आती है अपने पास। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी इस केस में कह सकते हैं कि इसका त्वरण 0 है। और थर्ड आता है कि अगर त्वरित गति है, उसका त्वरण है, त्वरण का सीधा मतलब है कि अगर वस्तु का वेग, किसी भी वस्तु का, इस केस में अपने आवेश ले रहे हैं तो आवेश का वेग या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो त्वरित गति कहलाती है। तो उस केस में अपने कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीनों चीजें उत्पन्न होंगी। अब अपने इसमें देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आवेश से संबंधित अपने इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें कि कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो वो देखिए 600 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक थे थेलस, यूनानी वैज्ञानिक थे थेलस। उन्होंने एक पदार्थ लिया जिसको एम्बर कहते हैं अपने, एम्बर को ऊन से घर्षण करवाया। फिर देखा कि इस एम्बर पर ऐसे गुण आ जाते हैं जो अन्य छोटे छोटे कणों को, जैसे कागज के टुकड़े हैं, कोई तिनके हैं, उनको अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की इसमें पावर आ जाती है, ये आकर्षित करता है। तब ये सोचा गया कि ये उससे कौन सी ताकत है जिसमें इसे आवेश, जैसे ये अट्रैक्ट करता है अन्य कणों। तब कहा गया कि ये आवेश के कारण होता है। और यूनान में एम्बर को यूनानी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। यूनान में या यूनानी भाषा में कह सकते हो, एम्बर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से ही बना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसको अपने विद्युत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, इस इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन बना है एम्बर से। ये यूनान से शब्द लिया गया है। तो 600 ईस्वी पूर्व थेलस ने, इसके बाद भी कई सारे इसके बारे में है कि 1600 ईस्वी में एक गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने भी बताया कि एम्बर ही नहीं, कुछ और भी पदार्थ है जिसमें ये गुण पाया जाता है कि दूसरों कणों को वो अट्रैक्ट कर सकती है, छोटे छोटे कणों को। वो पदार्थ और बताए, जैसे सल्फर के बारे में बताया, कांच की छड़ के बारे में बताया, एबोनाइट की छड़ या एबोनाइट के बारे में बताया। तो वो सारे बताए थे गिलबर्ट ने। तो इसकी जनरल हिस्ट्री इतनी है इसमें, जिसमें थेलस ने कुछ जानकारी दी और इसके बाद गिलबर्ट ने इसमें बताया। अब दूसरे फेज की तरफ चलते हैं अपने, जिसमें अब आवेश की बात करें कि आवेश है क्या। तो जैसे अपनों ने बताया कि आवेश वह कारक है जो किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देती है, उस कारक को ये अपने आवेश कह सकते हैं। अब इसमें देखिए कि आवेश के बारे में, कि आवेश के प्रकार क्या है, इसके मात्रा क्या है, उस पर चलें। तो आवेश, इससे पहले अपने देखें एक एक्सपेरिमेंट,
एक प्रयोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कांच की छड़ लेते हैं, एक कांच की छड़ ली जाए और उसको, यदि ये कांच की छड़ है और इसी प्रकार एक अन्य छड़ लेते हैं हमने, इसी प्रकार एक दूसरी छड़ ले लेते हैं एबोनाइट की छड़। यदि कांच की छड़ को अपने रेशम के टुकड़े से और एबोनाइट की छड़ को अगर अपने, कांच की छड़ को अगर रेशम के टुकड़े से रगड़े तो क्या होगा, इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को फर से या बिल्ली की खाल कह देते हैं, उससे फर से अगर रब करवाया जाए तो क्या होगा। तो देखा गया ये एक्सपेरिमेंट में कि कांच की छड़ को अगर रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाए तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और इस पर ऋणात्मक आवेश आता है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ है, इसको फर से रगड़ा जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये देखा गया कि इनको अगर अपने पास में लाते हैं, इसको कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसी के आधार पर बताया गया कि दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और दूसरे वे में अगर देखें तो कांच की छड़ और ऐसी कांच की छड़ जो कि धनात्मक आवेशित है उसको पास लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसका सीधा मतलब है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बताया था फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, और उन्हीं ने बताया था कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहां तक अपन देखा कि दो प्रकार के आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आता है कि आवेश उत्पन्न कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में देखिए। तो आवेश की उत्पत्ति के मुख्य मुख्य कौन कौन से अपने पास इसमें प्रकार है या कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो उसमें तीन आते हैं अपने पास, मुख्य रूप से तीन प्रकार आते हैं। सबसे पहले आता है कि चालन द्वारा, चालन द्वारा, ठीक है। सेकंड आता है प्रेरण द्वारा, इसका दूसरा नाम चालन का अपने कह सकते हैं स्पर्श द्वारा। चालन द्वारा का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक वस्तु है उस पर धनात्मक आवेश है और सेकंड वस्तु है इस पर कोई आवेश नहीं है, तब आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है। अगर इस वस्तु को इस वस्तु के पास ले जाए और इसको टच करवाएं, संपर्क में लेके आए, तो इस वस्तु को अगर इससे टच किया जाए तो इस पर भी धनात्मक आवेश आ जाता है। हालांकि मात्रा डिवाइड होती है, वो उसके साइज के, चालक के आकार के आधार पर कह सकते हो, वो डिवाइड होगी, लेकिन इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो ये कहलाता है अपने पास स्पर्श द्वारा, चालन द्वारा कह सकते हैं, या टच करते हैं, इसमें संपर्क में आना मस्ट है। स्पर्श द्वारा चालक आवेश का उत्पन्न होना। सेकंड आता है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण, जिसको इंडक्शन भी अपने कहते हैं। प्रेरण में क्या होता है कि संपर्क में आना मस्ट नहीं है। जैसे ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, पहली धनात्मक आवेशित है, दूसरी उदासीन है। तो अगर इसको इसके पास लेके जाएं लेकिन संपर्क में नहीं लाना है, टच नहीं करना है, तो क्या होता है कि इसके आंतरिक सिरे पर ऋणात्मक आवेश और इसके बाहरी सिरे पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इसे अपने कहते हैं प्रेरण द्वारा। तो सेकंड मेथड अपना प्रेरण या इंडक्शन, जिसको अपने कह सकते हैं। एक और मेथड है जिसको घर्षण द्वारा कहते हैं, घर्षण द्वारा यानी फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन द्वारा जैसे अपने कहें कि ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, इनको आपस में रब करवाएं, अपने घर्षण करवाएं। जैसे उन्होंने अभी एक प्रयोग में देखा था कि कांच की छड़ है, उसको अपने रब करवाते हैं, इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ है, उसको रब करवाएं तो वो आवेशित हो जाती है। तो तीन बेसिक से मेथड है, सिंपल मेथड है, स्पर्श द्वारा, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा। तो तीन प्रकार से अपने आवेश को ये कह सकते हो उत्पन्न कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पास आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं। आवेश के मुख्य रूप से मात्रक एमकेस में और सीजीएस में देखते हैं अपने। आवेश के मात्रक से पहले अपने देखते हैं विद्युत धारा की सामान्य परिभाषा। ये होती है विद्युत धारा की सामान्य परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके आधार पर अपने Q = IT। अब यहां देखते हैं अपने कि एमकेस में एम धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड।
इसका मतलब हुआ कि आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को अपने कहते हैं कूलाम। इसको लिखा जाता है कूलाम, सी से लिखा जाता है कूलाम। अब इसका एमकेएस में मात्रक है कूलाम, और इसकी परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा अगर देखें तो यहाँ देखो, इसको एकांक कर दो आप, इसको एकांक कर दो तो ये एकांक होगा। कैसे कि किसी भी चालक में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें एकांक आवेश फ्लो होगा। तो ये जनरल परिभाषा है इसकी। इसका मात्रक देखा आप लोगों ने कूलाम, एमकेएस में। और आवेश एक अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है। आवेश धारा भी अदिश राशि है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, और समय भी अदिश राशि है। तीनों अदिश राशि है, तो आवेश एक तरह से अदिश राशि है। एमकेएस में इसका मात्रक देखा अपने कूलाम। सीजीएस में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। और इनमें आपस में रिलेशन भी है, ये कह सकते हो आपकी एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक भी कहते हैं। और इसको दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी है, 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है। इसके अलावा अन्य मात्रक भी है, एक ये मात्रक, एक फेराडे, 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक अगर अपने बात करें तो वो फेराडे होता है। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। एक मात्रक और होता है इसका EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 10 कूलाम होते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 10 कूलाम होते हैं। इसका मतलब इस रूप में अगर लिखें अपने तो 3 गुणा 10, यहाँ देखो 10 की घात 9 को 10 से गुणा करें तो 10 की घात 10, और ये आ जाएगा ESU। तो एक EMU, ये भी इसका मात्रक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 10 कूलाम, 3 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये आवेश का मात्रक, जैसे हम लोगों ने बताया कि आवेश है वो अदिश राशि है। एमकेएस में इसका मतलब कूलाम, सीजीएस में इसका मतलब स्टेट कूलाम, जिसे ESU और फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। फ्रैंकलिन सबसे छोटी इकाई है। और एक फेराडे में 96,500 कूलाम, ये एक बड़ी इकाई है। ध्यान रखें, फेराडे इसका मात्रक है आवेश का, लेकिन फेरड कहीं आ जाता है तो वो विद्युत धारिता का मात्रक होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें फेराडे और फेरड में। तो फेरड, जैसे मैंने पहले बताया, फेराडे वो आवेश का मात्रक है और फेरड वो विद्युत धारिता का मात्रक है। इसके अलावा भी जैसे माइक्रो कूलाम, ये लिख सकते हैं, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, ये भी है। माइक्रो का मतलब अपने जानते हैं 10 की घात -6 कूलाम, नैनो का मतलब 10 की घात -9 कूलाम, और पिको का मतलब होता है 10 की घात -12 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम, एक ये भी जनरली यूज किए जाते हैं। एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम, नैनो कूलाम में 10 की घात -9 कूलाम, और पिको कूलाम, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। इसके बाद अपने देखेंगे आवेश के गुण कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ आवेश के मात्रक, विभव। अब आवेश की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, वो मुख्य प्रॉपर्टी कौन सी है, वो अपने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास आवेश के गुणों की अगर बात करें, कौन कौन से प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। फर्स्ट आता है अपने पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण में पढ़ते हैं उसी तरह अपने कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी इसको ऐसे समझे अपने कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है, वो चेंज नहीं होते कभी। कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कांच की छड़। कांच की छड़ को अपने रेशम के टुकड़े से घर्षण करवाया, रब करवाया था, तो कांच के इस पूरे दोनों वस्तुओं से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसको निकाय कहते हैं। इनसे मिलकर बना एक निकाय। इस निकाय का अगर अपने पूछे कि पहले ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, निकाय का कुल आवेश कितना है, 0।
जब अपने इसको घर्षण करवा देते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उतना ही चार्ज इस पर आता है नेगेटिव। उतना ही का मतलब परिमाण उतना ही होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ओवरऑल घर्षण के बाद अगर देखें कि कुल आवेश कितना होगा तो वो भी शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, तो कुल आवेश अगेन जीरो। तो ये बात स्पष्ट है कि कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है और ये नेचर का रूल भी है। अन्य कोई एग्जांपल देखें अपने, जैसे रेडिएटिव विक्रिया अपने देखते हैं, यूरेनियम 92 to 238 ये कन्वर्ट होता है थ्योरियम प्लस एल्फा का 90 to 34। तो यहाँ देखो ये इसको अपने अगर किसी भी नाभिक को दिखाने का, न्यूक्लियस को दिखाने का तरीका जेड एक्स से होता है। जेड परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं, एक्स एक सिंबल है और ए द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जेड होता है एक्चुअल में वो किसको शो कर रहा है कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसको शो करता है, या आवेश कह लो, क्योंकि नाभिक में अपने जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आवेशित कण कौन से हैं? प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन है 92, इसमें 90 और इसमें 2, तो 90 + 2, यहाँ भी 92 है और यहाँ भी 92 है। इसका मतलब आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। और भी कई से एग्जाम्पल है, जैसे एक और आता है उसमें युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या होता है? जैसे गामा रेज कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, यानी गामा रेज है क्या? एक तरह से ऊर्जा है, नथिंग, ये ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होती है। इसका आवेश कितना है? 0। और इसका देखें इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज होता है और इसका आवेश अपने जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश है। और पॉजिट्रॉन पर इतना ही आवेश है लेकिन वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये दोनों अगर कंबाइंड रूप से देखें तो कुल आवेश शून्य है, इसका भी आवेश कुल आवेश शून्य है। ओवरऑल देखें तो यहाँ भी आवेश 0 है और यहाँ भी 0 है। तो यह भी ऊर्जा संरक्षण का आवेश संरक्षण का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल अपनों ने बताया। पहला नियम जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो आवेश का बहुत ही बेसिक सा एक सिद्धांत है। अब आता है अपने पास सेकेंड, देखते हैं अपने, जिसमें आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब अपने जानते हैं योग होते हैं, एडिटिव ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब जैसे सामान्य भाषा में जोड़ जिसको कह देते हैं अपने, जैसे अपने कहें कि एक वस्तु है उस पर 2 कूलम यहाँ है, -2 कूलम यहाँ है, +4 कूलम यहाँ है, +2 कूलम यहाँ है, -3 कूलम यहाँ है। तो कुल आवेश कितना होगा? जैसे गणित में संक्रियाएं करते हैं अपने जोड़ वाली की प्लस और माइनस की संख्याएं जोड़नी है तो कैसे जोड़ते हैं, सेम वही चीज है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश कितना है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश या तुल्य आवेश उस पर पाए जाने वाले सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे इस केस में अगर देखें तो कोई पूछे कुल आवेश कितना होगा, तो जैसे मैथ्स में जोड़ते हैं 2 कूलम कैंसिल, 4 और 2 6 में से 3 माइनस करें, 3 कूलम पॉजिटिव में 3 कूलम है। तो सामान्य जैसे जोड़ते हैं अपने वो जोड़ना है प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, फिर देख लेते हैं प्लस माइनस ज्यादा कौन सा है। इसको कहते हैं अपने आवेश की योज्यता का नियम। थर्ड आता है अपने पास आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनमें प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। माइंड में आता है क्वांटा है क्या या क्वांटम कहें अपने, तो क्वांटा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की छोटी से छोटी इकाई होती है उसको अपने कहते हैं क्वांटा। क्वांटीकरण इसका मतलब क्या होगा कि जैसे अपने कहा कि एक वस्तु है उस पर आवेश कितना है, कम से कम कितना आवेश हो सकता है, कम से कम किसी भी वस्तु पर आवेश हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर ये कह सकते हो। यानी +1 भी हो, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, परिमाण इससे कम नहीं हो सकता या इसके मल्टीपल में ही होगा। कैसे? जैसे अपने कहें कि किसी वस्तु पर अगर कोई अपने कहें कि 1/3 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जो आवेश
किसी भी वस्तु पर होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कैसे? जैसे अपने कहे किसी वस्तु पर कुल आवेश है वो Q है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाला कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यहाँ पर n है वो पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 एंड सो, तो ये पूर्ण संख्या है। किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, तो 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी वस्तु पर ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि क्वार्क की थ्योरी दी गई है जिसमें बताया गया कि ये आवेश है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है, उसकी कहीं भी अपने प्रूफ नहीं है, तो अपने उसको अभी कंसीडर नहीं कर सकते। अभी तक ये वैलिड है कि वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। इसको अपने कहते हैं आवेश का क्वांटिटीकरण। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आवेश पूर्ण रूप में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, इतना आवेश इस वस्तु किसी भी वस्तु पर हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव डजंट मैटर। नेक्स्ट आता है अपने पास आवेश का फोर्थ पॉइंट या फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो उसको कहते हैं अपने आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। आवेश की निश्चलता का क्या मतलब है? इसमें अपने कहते हैं आवेश जो होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। या दूसरे शब्दों में अपने कह सकते हैं, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे मान लो ये जो वस्तु है इस पर 10 कूलाम का आवेश है और ये वस्तु वेग शून्य है, यानी कि ये वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो इसका आवेश 10 कूलाम है। अगर ये वस्तु चलना प्रारंभ कर दे v वेलोसिटी से, ये इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दे, तो इसका आवेश कितना होगा? 10 होगा या इससे कम होगा या ज्यादा होगा? तो ध्यान रखें कि वेग बढ़े या घटे आवेश उतना ही रहता है। 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा। तो इनडायरेक्टली अपने कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। इसे ही कहते हैं अपने आवेश की निश्चलता। इसी का दूसरा रूप है कि किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। निर्देश तंत्र के आधार पर वेग बदल सकते हैं, लेकिन आवेश कभी भी नहीं बदल सकता। इसको कहते हैं अपने इनवेरिएंट ऑफ चार्ज या आवेश की निश्चलता। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 है, मैं वो भी आप देखना, और मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।